जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में। देखिएगा, आज जो हम बात करेंगे वो एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भू परिष्करण। भू परिष्करण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टीलेज। देखिए, यहाँ से हर साल की भांति इस साल भी क्वेश्चन आने के क्या है चांसेस, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ये भी फिक्स है। ठीक है, देखिएगा भू परिष्करण क्या होता है। भू परिष्करण को अगर हम हिंदी में समझें तो भू परिष्करण का अर्थ होता है टीलेज। देखिए, टीलेज एक इंग्लिश वर्ड है और इसका अर्थ हिंदी में होता है जुताई। क्या होता है जी? जुताई। देखिए, हिंदी में जुताई को क्या, वो टीलेज को क्या बोला जाता है? जुताई। अब देखिएगा, साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को क्या नाम दे दिया? भू परिष्करण। भू का अर्थ होता है भूमि और परिष्करण के अर्थ होता है उसकी देखभाल करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है तो उसी तरह से भूमि की देखभाल करना, उसे अच्छी बनाना, उसे उपजाऊ बनाना ताकि उसमें उत्पादन शक्ति बढ़ सके। देखिएगा, जुताई इसका होता है अर्थ। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि जो भू परिष्करण है, भू परिष्करण का अर्थ क्या होता है? जुताई करना। देखिएगा, भू परिष्करण कैसी क्रिया है? भूमि है आपकी, देखिएगा ये है आपकी भूमि, ये है आपकी भूमि। इस भूमि पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर इसमें कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा इसमें मलबा भी पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, आपको क्या करना है? भू परिष्करण क्या कहता है? भू परिष्करण यह कहता है कि आपको सबसे पहले इन पेड़ों को काटना है। इन पेड़ों को, जो अनुपजाऊ पेड़ हैं उनको काट देना है। जितने भी इसमें खरपतवार हैं, देखिए जितने भी इसमें क्या है? खरपतवार हैं, खरपतवार। ठीक है, खरपतवार जितने भी हैं उन सभी खरपतवारों को क्या करना? हटा देना। उनको आप केमिकल तरीके से भी हटा सकते हैं इस क्रिया में, और उनको आप नेचुरल तरीके से भी आप इन्हें हटा सकते हैं। कुल मिलाकर भूमि को क्या करना है? साफ करना है, उसे समतल करना है, यह इसका कार्य होता है। देखिए, जो खरपतवार जो वर्ड है, ये खरपतवार जो वर्ड है, ये सर्वप्रथम किसने दिया था? जेथरो टूल नामक एक वैज्ञानिक था। जेथरो टूल। इस जेथरो टूल नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? ये खरपतवार नामक एक वर्ड दिया था, और इन्होंने ही, जेथरो टूल ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था HHH। इस HHH नाम पुस्तक लिखी इन्होंने, और इस पुस्तक को, इसका पूरा नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, यानी कि बुआई से पहले जुताई। बुआई से पहले जुताई करना क्या है? आवश्यक है। इसी कारण खरपतवार विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जेथरो टूल को कहा जाता है। देखिए, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे आपको। देखिएगा, भू परिष्करण हो गया आपका यहां तक का कंप्लीट। देखिएगा, इसमें क्यों किया जाता है ये आपको पता है? ये जो मृदा है आपकी, और ये आपकी पूरी मृदा है, ये गहराई है इसकी, क्या है? यह एक प्रोफाइल है। अब देखिएगा, भूमि पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि जो ये इसकी 1 फुट तक की जो इसकी भूमि है इसको तोड़ा जा सके। ये जो कठोर भूमि है इसको क्या किया जाता है? इसे तोड़ा जाता है, इसे उर्वरक बनाया जाता है ताकि इनमें क्या जा सके? वायु का आगमन अच्छा हो सके, जल धारण क्षमता बढ़ सके, आदि कार्य किए जाते हैं। और 1 फुट से जो नीचे की भूमि होती है, यह एकमात्र ऐसी भूमि होती है जिसे अनुपजाऊ भूमि के नाम से जानते हैं। अनुपजाऊ भूमि, इसे अनुपजाऊ भूमि कहते हैं। देखिएगा, यहां तक को हो गया, यह आपका कंप्लीट। कुल मिलाकर क्या है कि भू परिष्करण का अर्थ होता है खेत में जुताई करना, जिससे कि भूमि को अच्छी बनाई जा सके। अगर हम इसकी परिभाषा, अगर डेफिनेशन के लिए बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी भू परिष्करण की? कि भूमि का यंत्रों और उपकरणों की सहायता से क्या करना? उसका भौतिक परिवर्तन करना ताकि उसमें कृषि कार्य किए जा सके। समझ में आया? भौतिक कार्य क्या होते हैं? फिजिकली। देखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ही होता है इसमें। भू परिष्करण में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है। यह भी एक क्वेश्चन है कि भू परिष्करण करने से कौन सा परिवर्तन होता है? वो होता है सिर्फ भौतिक परिवर्तन। देखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्यों होता है? आपने जल लिया, जल,
इस जल को आप क्या कर दीजिएगा, जमा दीजिएगा। ये किसका धारण कर लेगा, बर्फ का रूप कर लेगा धारण। किसका रूप धारण कर लेगा, बर्फ का। क्या इसका जो इससे जो उत्पाद प्राप्त हुआ है हमें, जल से जो एक नया उत्पाद बना है बर्फ, क्या ये अलग है, नहीं। इसको अगर हम पिघलाएं तो क्या बन जाएगा, ये दोबारा जल बन जाएगा। तो इसी तरह से हम कभी भी भूमि के जो कण हैं उनमें क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। यह एक नेचुरल घटना है और यह इस कभी भी जो पार्टिकल डेंसिटी है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता भूमि के, ठीक है। कठोर जो भूमि होती है, इस कठोर भूमि को इंग्लिश में बोला जाता है प्लाउ पैन। क्या नाम से जाना जाता है, प्लाउ पैन, प्लाउ पैन। इसे किस नाम से जाना जाता है, प्लाउ पैन के नाम से। अब आपसे पूछेगा कि सर भू परिष्करण करना क्यों आवश्यक है, क्या भू परिष्करण करना अति आवश्यक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। तो क्या भू परिष्करण के क्या उद्देश्य हैं, तो देखिएगा भू परिष्करण करना क्यों आवश्यक है। देखिए भू परिष्करण करने से नंबर फर्स्ट तो आपका यह आता है कि इससे जो भूमि है उसका भुरभुरापन आता है, भुरभुरी हो जाती है क्या, भूमि, फर्स्ट। सेकंड ये आता है कि इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है। क्या होती है, जल धारण क्षमता भी बढ़ती है भाई, जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। तीसरी चीज आप बताइएगा, तीसरी चीज ये होती है कि इसमें वायु का आवागमन अच्छा हो जाता है, वायु का आवागमन, आवागमन क्या होता है, अच्छा होता है, वायु का आवागमन भी अच्छा होता है। तो देखिए जितनी ज्यादा हम भूमि में क्या करेंगे, भू परिष्करण करेंगे भूमि का, उससे क्या होगा, भुरभुरापन आएगा, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी और मृदा में जो खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। देखिए भू परिष्करण करेंगे तो क्या होगा, खरपतवार नियंत्रण, भूमि में खरपतवार नियंत्रण भी होता है। भाई आप इस पे खरपतवार लगे हुए हैं, आपने इसको जोता तो क्या हो जाएगा, इनको हटाने पर खरपतवार सभी नष्ट हो जाएंगे। तो यह एक, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अगला यह है कि जो इसमें लाभदायक जीवाणु हैं, लाभदायक जीवाणु, भाई उनमें भी क्रियाशीलता, उनमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि हम हानिकारक को हटा रहे हैं। भूमि से जितना ज्यादा हानिकारक हटेगा उतना लाभदायक को फायदा मिलेगा। तो क्या होगा भाई, लाभदायक जीवाणु में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जिसके कारण हमारी उपज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे देखिएगा, इससे देखो साथियों, ज्यादा अगर हमने भू परिष्करण कर दिया, भू परिष्करण से हानियां भी होती हैं। अगर आपने ये भूमि है, इस भूमि पर आपने ज्यादा भू परिष्करण क्रियाएं कर दी तो क्या हो जाएगी, भूमि, जब हमने भू परिष्करण करना स्टार्ट किया तो कैसी थी भूमि, कठोर। हमने इस पर भू परिष्करण किया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ने पर क्या होगा, यह भूमि कैसी हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई, ढीली हो जाएगी। अभी इतनी ढीली हो जाएगी, अगर आपने ज्यादा भू परिष्करण क्रियाएं कर ली, इतनी ढीली हो जाएगी कि इसमें मृदा कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें ज्यादा, ना तो हमें ज्यादा भू परिष्करण करना है और ना ही हमें कम भू परिष्करण करता है। अब क्या इसमें दूसरा टॉपिक क्या निकल कर आता है, यह आता है आपका न्यूनतम भू परिष्करण। अब इस न्यूनतम भू परिष्करण का अर्थ क्या होता है कि आपको ना तो इसमें ज्यादा भू परिष्करण करना है। अगर आपने ज्यादा भू परिष्करण किया तो क्या होगा, सीधा है कि इसमें देखिएगा जल धारण क्षमता एक तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ज्यादा जल धारण क्षमता बढ़ गई तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण, जो आपका जो वाष्प उत्सर्जन की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वाष्प उत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी कारण हमें ज्यादा भू परिष्करण करना भी क्या है, हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए न्यूनतम भू परिष्करण एक नाम निकाल दिया। और इस न्यूनतम भू परिष्करण का अर्थ क्या होता है, देखेगा कि जुताई की जो क्रियाएं होती हैं, जुताई की जो क्रियाएं होती हैं, देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की क्या होती है, एक लिमिट। तो उस लिमिट को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं। यानी कि भू परिष्करण की लिमिट, भू परिष्करण की क्या लिमिट, जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो सके, उसे ही न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं।
एक सीमा तक भूपरिष्करण किया जाता है, उसे न्यूनतम भूपरिष्करण कहते हैं। देखिए आप चित्र देख लीजिएगा, भूपरिष्करण क्रियाएं कैसे की जाती हैं। देखिएगा फर्स्ट क्या क्या है कि इसमें जो आपका ट्रैक्टर है उससे क्या किया जा रहा है, भूमि को तोड़ा जा रहा है, कठोर भूमियों से क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आप चित्र देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा इससे। देखिए एक क्रिया की जाती है और उस क्रिया का नाम है पडलिंग। भूपरिष्करण पर आगे चलने से पहले हमें एक क्रिया के बारे में समझना होगा और इस क्रिया का नाम है पडलिंग। देखिए पडलिंग जो आपकी क्रिया है इसे हिंदी में बोला जाता है पंकिलीकरण। देखो भाई, ये जो पंकिलीकरण क्रिया, इसका नाम पडलिंग ही क्यों पड़ा। देखिएगा एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है पडलर यंत्र होता है, पडलर। इस पडलर यंत्र की सहायता से क्या किया जाता है, यह आपकी है मृदा। इस मृदा में लगभग 5 सेमी तक, कितने सेमी तक, 5 सेमी तक इस पडलर यंत्र से इस मृदा को कैसा किया जाता है, गारेनुमा बनाया जाता है। अब आपको पता है गारेनुमा जितने ज्यादा बनाएंगे उतने ज्यादा इसकी जो पार्टिकल डेंसिटी है, कण घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मृदा के कण आपस में क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से मजबूत तरीके से चिपक जाएंगे, जिससे कि जल है जो नीचे मृदा में कम जा पाएगा। यह क्रिया की जाती है धान के खेत में या धान की बुआई से पहले। धान की बुआई से पहले जो क्रिया की जाती है वो की जाती है आपकी पंकिलीकरण यानी कि पडलर, और ये पडलर यंत्र की सहायता से की जाती है, इसीलिए इसे पडलिंग क्रिया कहा जाता है। देखिएगा जो ये क्रिया होती है, देखिएगा ये जो क्रिया की जाती है कैसे की जाती है। आप क्या करते हैं, इस मृदा में लगभग 5 से लगभग 10 सेमी तक क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं, यानी कि इसमें पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद इसे क्या किया जाता है, गारेनुमा किया जाता है। जितना ज्यादा आप इसे गारेनुमा करोगे उससे क्या होगा, गारेनुमा करने से आपको पता है यह जो मृदा है ये कठोर परत का रूप धारण कर लेगी। जब ये कठोर परत का रूप धारण कर लेगी तो क्या होगा, इसमें जल की जो हानि कम होगी। अब देखिएगा क्या होता है इसमें, इस पडलिंग की क्रिया में 2 तरह के क्षेत्र बनते हैं। एक क्षेत्र को बोला जाता है, ये पडलिंग की क्रिया हमने की है, इस क्रिया में 2 क्षेत्र बनते हैं। एक क्षेत्र को बोला जाता है ऑक्सीकृत क्षेत्र। देखिए एक क्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकृत क्षेत्र, और जो दूसरा जो परत बनती है इस परत को बोला जाता है अपचयित क्षेत्र। देखिएगा ये जो क्रिया होती, ये जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, O2 यानी कि वायुओं का क्या होता है, आवागमन अच्छा रहता है। और इसी क्रिया में क्या किया जाता है, वास्तविकता से इसी में क्या किया जाता है, धान की बुआई की जाती है। क्या की जाती है भाई, बुआई की जाती है। लेकिन जो ये अपचयित क्षेत्र होता है, यह इसमें किसी भी तरह की वायु नहीं उपस्थित होती है। यह एक तरह का क्या है, एक कठोर परत का निर्माण कर लेती है, धारण। ठीक है जी, ये हो गया। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो ऑक्सीडेज्ड, इसे ऑक्सीडेज क्षेत्र भी बोला जाता है। देखिए पडलिंग की क्रिया किस तरह की जाती है, आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पडलिंग की क्रिया देखिएगा, यह आपका पडलर यंत्र है। ये जो पडलर यंत्र है, इस पडलर यंत्र की सहायता से ही क्या की जाती है, पडलिंग की क्रिया की जाती है। जो आप इस पडलर यंत्र में देख रहे हो, ये जो टायर के साइडों में लगे हुए हैं, ये मृदा को क्या करते हैं, गारेनुमा कर देते हैं। ये अलग अलग तरह के हैं, विदेशों में अलग तरह की हैं, हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा वो नहीं है इनकी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से। ठीक है, अगली चीज पर चलते हैं। देखो जी, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज क्या है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जिसमें से क्वेश्चन आता है, यह है हमारा भूपरिष्करण। देखिए भूपरिष्करण की जो क्रियाएं हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है जी, 2 भागों में। नंबर फर्स्ट जो भाग आता है, इस फर्स्ट भाग को बोलते हैं, इसे कहा जाता है
सघन भू परिष्करण, इसे क्या बोला जाता है? सघन भू परिष्करण। दूसरा है जो इस दूसरे जो उसको बोला जाता है संरक्षित भू परिष्करण। संरक्षित भू परिष्करण, इंग्लिश वर्ड भी आप इसके लिख सकते हैं। देखिए इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लीन टीलेज। क्लीन टीलेज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं दूसरा इंटेंसिव। इंटेंसिव टीलेज, ठीक है। और उसे आप क्या बोल सकते हैं? उसे आप कंजर्वेशन टीलेज भी बोल सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन टीलेज, ये आपका हो गया इंग्लिश वर्ड, ठीक है। देखिए जो आपका जो ये भू परिष्करण है, सघन भू परिष्करण, इस सघन भू परिष्करण को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है जी? दो भागों में, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। देखिए जो फर्स्ट पर जो आता है इसका नाम होता है प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। और दूसरा होता है उसे बोला जाता है द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीयक भू परिष्करण, देखिएगा ये जो प्राथमिक भू परिष्करण है इसे आप बोल सकते हो प्राइमरी। प्राइमरी टीलेज भी बोल सकते हो, ठीक है। ये द्वितीयक है तो इसे क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? सेकेंडरी टीलेज। क्या बोला जाएगा जी? सेकेंडरी टीलेज। अब उसी तरह संरक्षित जो भू परिष्करण है इसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक तो होता है आपका जीरो टीलेज, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड जो होता है वो होता है मल्च टीलेज। मल्च टीलेज, इसे हिंदी में बोला जाता है जीरो टीलेज को शून्य भू परिष्करण, और मल्च टीलेज जो आपका होता है इसके बारे में आगे बताएंगे। देखो देखो यह है आपका भू परिष्करण के बारे में चार्ट, ठीक है। यह इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम इसको एक अच्छी तरह से पढ़ते हैं, खोल खोल के सब चीजों को। तो देखो क्या होते हैं ये इंटेंसिव टीलेज, या फिर आप इसे क्लीन टीलेज बोल सकते हैं। देखिए क्या किया जाता है इसमें, भू परिष्करण में सबसे पहले क्या किया जाता है? भूमि को तोड़ा जाता है। कैसे हलों से तोड़ा जाएगा बताइएगा? भूमि में सबसे पहले छोटे हल चलाए जाएंगे या बड़े हल चलाए जाएंगे? सबसे पहले बड़े हलों का उपयोग किया जाएगा। बड़े जो यंत्र हैं उनका उपयोग किया जाएगा, उनके माध्यम से क्या किया जाएगा? भूमि को तोड़ा जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? सघन भू परिष्करण बोला जाता है, क्लीन टीलेज। यानी कि क्लीन टीलेज यानी कि क्लीन मीन्स साफ, एक तरीके से उसे क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है। ठीक, क्या 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 कर दिया जाता है? बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है जी? इसे बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्लीन कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? भूमि पर जितने भी आपके पेड़ पत्थर हैं, जो भी हैं, सबको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। कठोर भूमि को तोड़ तोड़ कर क्या कर दिया जाता है? उर्वरक कर दिया जाता है। ये तो हो गई फर्स्ट। अब इसमें यह आपको समझ में आ गया। इसके दो भाग मैंने बताए थे। एक तो बताया था प्राथमिक भू परिष्करण। क्या बताया था? प्राथमिक भू परिष्करण। इस प्राथमिक भू परिष्करण में क्या किया जाता है जी? इसमें जो प्राइमरी टीलेज है, इसमें जो किया जाता है, इसमें किया जाता है बड़े यंत्रों का प्रयोग। बड़े यंत्रों का प्रयोग, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी चीज जो समझनी है ना,
वो समझना है क्या। ठीक है, देखो आप चित्र के डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो संघन भूपरिष्करण कैसे किया जाता है। बड़े बड़े हलों को यूज किया जा रहा है चित्र में। ठीक है, उसी तरह अब हमने संघन भूपरिष्करण पढ़ा, संघन भूपरिष्करण पढ़ा। ठीक है, इस संघन भूपरिष्करण का हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, प्राथमिक भूपरिष्करण। क्या पढ़ा जी, प्राथमिक भूपरिष्करण। देखो प्राथमिक भूपरिष्करण के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि प्राथमिक भूपरिष्करण में बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके बड़े बड़े यंत्र होते हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहां से जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि डिस्क हैरो है, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र, तो यही चीज यहां से पूछ जाएंगे और यही क्वेश्चन में आएगा और कुछ नहीं। देखिए फर्स्ट जो इसमें आता है वो आता है आपका हल। प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप देख सकते हो हल कैसा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो है आपका मोल्ड बोर्ड प्लाउ। मोल्ड बोर्ड पाउल बोल सकते हो आप इसे, प्लाउ। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। देखो ये क्या करते हैं, ये ब्लेड है ना जो आपकी, ये ब्लेड है, ये ब्लेड एक तो आगे वाले तो नीचे की मृदा को ऊपर लाएगी और पीछे वाली नीचे की ऊपर की मृदा को नीचे कर देगी, यानी कि मृदा को उलटने का काम करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, मृदा को पलट देते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा है आपका डिस्क पाउल। डिस्क पाउल, इस डिस्क पाउल का मतलब क्या होता है, डिस्क प्लाव का होता है, ये देखिए आप जो ब्लेड देख रहे हो, इसमें जो ब्लेड दिख रही है आपको, ये ब्लेड क्या करती है, नीचे की मिट्टी को क्या करती है, ऊपर ले आती है और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देती है। ये भी मृदा को क्या करती है, तोड़ने का कार्य करती है। चौथा देख लीजिएगा, चौथा होता है आपका पावर टिलर यंत्र। ठीक है, ये पावर टिलर यंत्र है भैया आपका। इस पावर टिलर यंत्र में क्या किया जाता है, ये जो होता है इसे हत्थों के आधार पर बनाया जाता है। एक तो होता है 2 हत्थों वाला, इसमें तो 2 हत्थे दिख रहे हैं, ये 2 हत्थों वाला है, और एक होता है 1 हत्थे वाला, तो इन्हें हत्थों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। एक होता है आपका चिंजेल हल, 5वें नंबर का कौन सा है, चिंजेल हल। चिंजेल हल देख लीजिएगा, ये चिंजेल हल, इसे छैनी हल भी बोला जाता है। छैनी हल क्या बोला जाता है, ये छैनी हल। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें नीचे की तरफ देखिए जो सुइयां निकली हुई हैं, ये जो छैनियां निकली हुई हैं, ये मृदा को क्या करती हैं, खोद देती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद ये कितनी भूमि को, ये जो आपको सुइयां दिख रही हैं, ये लगभग 60 से 70 सेमी तक मृदा को नीचे से खोद देती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये यहां से पूछा जाएगा कि प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र हैं तो कौन कौन से हैं, एक तो हल है, एक आपका मोल्ड बोर्ड प्लाव है, एक डिस्क प्लाव है, एक आपका पावर टिलर यंत्र है और एक आपका चिंजेल हल है। चार पांचों के बारे में आपको काम के बारे में समझा दिया गया है। अगली है वो आता है आपका द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है, जो आपके देखिएगा द्वितीयक जो भूपरिष्करण यंत्र, देखिए द्वितीयक भूपरिष्करण में उसमें तो हमने गहरी जुताई की थी। अब इसमें द्वितीयक भूपरिष्करण में क्या करते हैं, हल की जुताई करते हैं। कैसे जुताई करते हैं, हल की जुताई करते हैं। इसमें करते हैं हल की जुताई, क्या करते हैं, हल की जुताई। ठीक है, निराई गुड़ाई सब कार्य इसमें किए जाते हैं। जितने भी आपके फालतू के कार्य बचते हैं मृदा में, वो सब कार्य इसी में किए जाते हैं द्वितीयक भूपरिष्करण में। ठीक है, अब देखिए इसके जो यंत्र हैं उन यंत्रों के बारे में देख लीजिएगा। यंत्र ही पूछता है खाली कि निम्न में से प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है, तो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र देखो आप, एक तो होता है आपका डिस्क हैरो भी आती है इसमें, वो डिस्क प्लाव था, ये कौन सा है, डिस्क हैरो है।
डिस्क हैरो, ठीक है। दूसरा है आपका, ये आप देख सकते हैं डिस्क हैरो कैसा है, ठीक है। दूसरा है आपका कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर है आपका। कल्टीवेटर देख लीजिएगा, ये आप में आपको जो सुइयां दिख रही है नीचे की तरफ में, ये छेनी की तरह की, ये क्या करती है, मृदा को क्या करती है, जोतने का कार्य करती हैं। अगला आप देख लीजिएगा सीड ड्रिल, आपको पता है सीड ड्रिल, तो आपको नाम से ये देखेगा क्या किस तरह से क्या काम करती है, ये काम करती है बीजों को भूमि में लगाने का। क्या काम है इसका, भूमि में जो बीज हैं उनको लगाने का, ये क्या है, सीड ड्रिल कहलाती है। ऊपर अगर इसमें हम खाद भर दें, उर्वरक भर दें, तो इससे उर्वरक भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी सीड ड्रिल। इसके बाद आपका पांचवा क्या है, पांचवा जो यंत्र है वो है आपका लेजर लैंड लेवलर। देखो ये क्या करता है लेजर, आप देखिएगा क्या काम है इसका, आपने देखा होगा ये बहुत, ये इसका कार्य होता है भूमि को समतल करना। और ये भूमि को कैसे समतल करता है, ये भूमि को करता है इलेक्ट्रिक तरीके से समतल, इलेक्ट्रिक तरीके से। ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको लगा दिया जाता है भाई, इसको एक जगह पर कर दिया जाता है और फिर रिमोट के हिसाब से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो विदेशों की टेक्नोलॉजी है उसमें तो रिमोट के हिसाब से, हमारे भारत में इतनी विकसित नहीं है, इस वजह से इसमें वैसे देख कर किया जाता है। तो आप इसको लेजर लैंड लेवलर को भी देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रिज हल, कौन सा हल, रिज हल, रिज हल। रिज हल का काम क्या होता है, ये देखें आप, रिज हल देख लीजिएगा। रिज हल का काम होता है मेड़ बनाना, मेड़ों का निर्माण। भाई ये भी द्वितीयक भूपरिष्करण का कार्य है, मेड़ों का निर्माण करना भी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पांच। आपसे पूछ सकता है निम्न में से डिस्क हैरो है, तो क्या है, डिस्क हैरो आपका द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। पूछ ले सीड ड्रिल है, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है, ठीक है। यहां तक ये हो गया आपका पूरा। अब देख संरक्षित भूपरिष्करण, संरक्षित भूपरिष्करण क्या होता है, देखिए संरक्षित जो भूपरिष्करण है, कंजर्वेटिव टीलेज, इसे क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव टीलेज। देखिए इसमें क्या किया जाता है साथियों, ये जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका कार्य यह होता है कि मृदा में कम से कम जुताई करना, मृदा में कम से कम जुताई करना। मृदा में जितनी कम जुताई करेंगे उतना ही मृदा में जो पकड़ है मृदा की वो बनी रहेगी, भूमि का अपर्दन कम होगा, ठीक है, भू अपर्दन कम होगा, मृदा कटाव कम होगा। देखिए इसमें दो क्रियाएं की जाती हैं। नंबर एक तो है जीरो टीलेज, जीरो टीलेज, ठीक है। दूसरी होती है इसमें मल्च टीलेज, मल्च टीलेज। इसे हिंदी में बोला जाता है जीरो टीलेज को शून्य भूपरिष्करण। नाम सुना होगा आपने, शून्य भूपरिष्करण, क्या नाम सुना होगा, शून्य भूपरिष्करण। देखो जीरो टीलेज क्या होता है, इसमें कृषि कार्य, इसमें जुताई का काम कुछ करते नहीं है, जुताई का कार्य कैसा भी नहीं करते हैं। फसल काटी, फसल के डंठल हैं, ठीक है, फसल काटी और फसल के डंठल हैं, इनके बीच में जुताई तो कार्य किया ही नहीं जाएगा। इनके बीच में जैसे सोयाबीन का पौधा लगा दिया, सोयाबीन लगा दी, ठीक है जी। अब इससे क्या फायदा होगा, जो ये डंठल है इनके न्यूट्रिएंट हैं, जो आपके इसके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जो इसके पोषक तत्व हैं, उनसे इनको लाभ हो जाएगा। ये पोषक तत्व से क्या लाभ होगा, इन पौधों को लाभ हो जाएगा। क्या होगा भाई, इनको लाभ हो जाएगा। तो इसलिए ये भी देखिए, आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो इसे भी। ये देखिएगा किस तरह से इसमें क्या किया गया है, बिल्कुल भी इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है।
इसमें जो कार्य देखिए, इसमें आपको पता है, इसमें आपने ये तो बोल दिया, अब कहीं कहीं पर खरपतवार भी है, खरपतवार भी है भाई। अब इन खरपतवारों को कैसे हटाया जाता है? देखो ये है आपकी भूमि, इस पर अब आपको पता है खरपतवार भी है भाई। अब इन खरपतवारों को जो हटाया जाता है जीरो टीलेज में, कौन से टीलेज में? जीरो टीलेज में। तो क्या किया जाता है, इनको हटाते समय कुछ जो कीटनाशक है उनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, और ये खरपतवार नाशी होते हैं जो आपके, इनका प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके, एक तो होता है पैराक्वाट, एक होता है आपका डाइक्वाट, और एक होता है आपका ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इन्हें बोला जाता है जीरो टीलेज खरपतवार नाशी। क्या बोला जाता है भाई इन तीनों को? इन तीनों को बोला जाता है जीरो टीलेज खरपतवार नाशी। क्या बोला जाता है? जीरो टीलेज खरपतवार नाशी, इंसेक्टिसाइड वो, ठीक है, ये खरपतवार नाशी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है। इसमें क्या करेगा वो, आपको और तरह के खरपतवार नाशी दे देगा और फिर पूछेगा कि निम्न में से जीरो टीलेज खरपतवार नाशी है, यानी कि जो शून्य भूपरिष्करण में काम लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका पैराक्वाट, डाइक्वाट और आपका ग्लाइफोसेट है। मल्च टीलेज में आपको कुछ समझने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो सीधा है, मल्चिंग की क्रिया की जाती है, जैसे आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, नमी सुरक्षित रहती है, नमी कम उड़ पाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, यही क्या है, मल्च टीलेज है। जीरो टीलेज का भी आप डायग्राम देख सकते हो, ये देख लीजिएगा, ये जीरो टीलेज का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? जीरो टीलेज का। ठीक है, इससे आप इसे समझ सकते हो। एक आपको देखिए, तीन तरह की आपने जुताई सुनी होगी। देखिए, एक तो होती है, एक तो होती है गहरी जुताई, गहरी जुताई नंबर फर्स्ट। दूसरी होती है मध्यम जुताई, तीसरी होती है हल्की जुताई। हल्की जुताई, देखो जो गहरी जुताई की जाती है, हल्की, मध्यम की जाती है और हल्की की जाती है, ये कितनी गहराई, इनकी कितनी गहरी होती है आपको याद रखना है। इसमें बस ये याद रखना है 25, 15, 5। ठीक है, 25, 15, 5 सेमी, सेमी और सेमी। 25 है तो इसमें कर दीजिएगा 30 सेमी, इसमें 5 बढ़ा दीजिएगा 20 सेमी, 5 में 5 बढ़ा दीजिए 10 सेमी। ठीक है, यानी कि गहरी जुताई तो की जाती है 25 से 30 सेमी, मध्यम जुताई की जाती है 15 से 20 सेमी, हल्की जुताई की जाती है 5 से 10 सेमी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यही आपका जो मेन टॉपिक था ये पढ़ा दिया गया है आपको। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।